हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक हमने पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया, तो पोटेंशियल से अगला टॉपिक है हमारा फ्लक्स। और फ्लक्स को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है भाई, एक बस नाम की डेफिनेशन मान लो, एरिया वेक्टर। एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो किसी एरिया की डायरेक्शन को क्या बता दे, रिप्रेजेंट कर दे, उस वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, एरिया वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, क्या नाम देंगे हम उसको, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर है वो सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस। इसकी दो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड भी ले सकते हैं और इनवर्ड भी, लेकिन इट हैज टू पॉसिबल डायरेक्शंस, आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड और इनवर्ड। अगर हमारे पास हमारी जो सरफेस है क्लोज है, क्लोज्ड सरफेस, अगर सरफेस क्लोज है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हम ले पढ़ते हैं आउटवर्ड। और अगर ओपन सरफेस है तो बोथ आउटवर्ड इनवर्ड। ये भी बात है भाई कि अगर क्लोज सरफेस है तो जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ लेंगे, हम आउटवर्ड लेंगे कि भाई बाहर की तरफ एरिया वेक्टर है हमारा। लेकिन अगर सरफेस ओपन है, ओपन के लिए हम दोनों तरफ इसकी डायरेक्शन ले सकते हैं, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी। चलिए अब एरिया वेक्टर को पढ़ा तो इस एरिया वेक्टर का यूज है फ्लक्स के टॉपिक में, तो वो यूज पढ़ने के लिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ए गिवन सरफेस। ठीक है, इट मेजर्स द number of electric field lines। ये मापती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कर रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्रॉसिंग ए गिवन सरफेस या ए सरफेस। जो एक सरफेस को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, उसको हम क्या नाम देते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे होगा भाई, देखो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और यहां कोई हमारी सरफेस है, सरफेस को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम कि हमारी कोई सरफेस है और ये हमारी सरफेस का एरिया वेक्टर है। ठीक है,
और ये जो एरिया वेक्टर है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बनाया? थीटा। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कितनी लाइंस इसको क्रॉस करेंगी वो क्या होगा? हमारा फ्लक्स होगा। क्लियर है? मान लेते हैं कि कोई एरिया वेक्टर है ds, लेट एन एरिया वेक्टर ds इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। मेक्स एन एंगल with electric field lines, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थीटा एंगल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ बना रहा है तो उसका नंबर कितना होगा? नंबर का मतलब फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर, क्योंकि सिर्फ नंबर है। नंबर है तो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। और स्केलर अगर क्वांटिटी है तो हम क्या लिखेंगे? ई और डी एस की डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे इसको। ई और डी एस की डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या होगा? यूज ई डी एस कोस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होगा किसके लिए? फ्लक्स के लिए। यानी कि हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। फ्लक्स मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स। कौन से मेथड होंगे जिनसे हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं? तो हमारे पास 3 टर्म है, ई डी एस थीटा। यानी कि पहला जो तरीका होगा वो क्या होगा? बाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला तरीका क्या होगा? बाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा तरीका क्या होगा? बाई चेंजिंग एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को चेंज करके हम किसको चेंज कर सकते हैं? फ्लक्स को। तीसरा, थर्ड, बाई चेंजिंग एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। ई एंड डी एस। ई और डी एस के बीच का जो एंगल है उस एंगल को चेंज करके, यानी कि थीटा को चेंज करके भी हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और रहता है इसी में कि भाई जो फ्लक्स है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी? फ्लक्स की एसआई यूनिट ई डी एस। ई क्या थी हमारे पास? ई न्यूटन पर कूलम। ई थी हमारे पास न्यूटन पर कूलम। सरफेस एरिया से गुना करो मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, याद मत करना डायमेंशन फॉर्मूला को। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला को सोल्व करने की कोशिश करो। याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किसका है ये किसका है। जैसे न्यूटन फोर्स है m1 L1 T-2। कूलम पर कूलम है तो A1 T1। मीटर स्क्वायर L2। सोल्व करके लिख दो m1
L3 T-3 A-1। ये क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। इसके बाद फ्लक्स है कौन सी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी जिक्र हुआ था इसका कि भाई ये जो है कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी है, और अगर फ्लक्स को हम पूरी सरफेस के ऊपर निकालना चाहें, फॉर ऑब्टेनिंग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फॉर ऑब्टेनिंग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो हम क्या लेंगे? E और ds की डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस में। क्लियर है? अब यहां से हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर थीटा का जिक्र आ जाए तो थीटा पे स्पेशल केस बना सकते हैं हम कि भाई फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा व्हेन थीटा है लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल होगा। फ्लक्स है नेगेटिव होगा व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और लास्ट फ्लक्स है वो जीरो होगा कब? जब थीटा 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर थीटा 90 का मतलब अगर हमारा प्लेन उसके ऊपर एरिया वेक्टर, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में हो जाए तो क्या होगा भाई? हमारे पास थीटा 90 डिग्री होगा। ऐसे होते हैं ये। जैसे कोई भी सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, इस सरफेस को हमने ऐसे पकड़ लिया तो यहाँ से मैक्सिमम लाइन क्रॉस करेंगे। अगर इसी लाइन को हमने ऐसे पकड़ लिया तो इसके ऊपर जो एरिया वेक्टर है वो किस तरफ होगा? बाहर की तरफ एरिया वेक्टर। वहाँ से लाइन आ रही है, एरिया वेक्टर ने कितना एंगल बना दिया? 90 डिग्री। तो इसके अंदर से कितनी लाइन क्रॉस करेंगी? 0। जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा लाइन क्रॉस होती जाएंगी। तो ये सब कुछ है फ्लक्स के बारे में। तो अब फ्लक्स से आगे चलते हैं हम। फ्लक्स से आगे में क्या होगा भाई? जो अगली जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं हम +2 के सिलेबस को लेकर। बाकी सिलेबस रिवाइज होना शुरू हो चुका है। सिलेबस लगभग आपका 20 से 30% सिलेबस कट होगा। उसके बाद जो सिलेबस बचेगा वो आपका पेपर के लिए बचेगा भाई। तो इस साल जो +2 में हैं, होने वाले हैं, जो अब आगे 2021 में एग्ज़ाम्स देंगे, तो उनके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है कि आपके लिए सिलेबस लिमिटेड भी बच रहा है। लेकिन मेहनत उतनी ही है क्योंकि टाइम भी लिमिटेड ही बचेगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम तो अभी और चलना है भाई। लॉकडाउन देखो, शिक्षा मंत्री का बयान तो आया है कि 1 जून से चल पड़ेगा, लेकिन लगता नहीं भाई। तो अगला है हमारा जो टॉपिक वो है गोस लॉ। गोस ने एक थ्योरम दी थी भाई। गोस ने कहा कि फ्लक्स को मेजर करने के लिए अलग कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा नियम दे दिया उसने, जिसको अब खुद का नाम दिया उसने गोस लॉ। तो उसने क्या कहा? उसने कहा टोटल फ्लक्स है, जो टोटल फ्लक्स linked with a surface is 1/epsilon0 times of total charge enclosed by surface, total charge enclosed by सरफेस।
यानी कि जो सरफेस हमें गिवन है उस सरफेस ने जितना चार्ज एनक्लोज यानी कि बांध लिया, वो चार्ज जितना बांध लिया वो कितना होगा 1/ε0 टाइम्स होगा फ्लक्स भाई उसका। प्रूफ के लिए एक छोटा सा पढ़ते हैं कि मान लेते हैं हम हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है तो चारों तरफ फील्ड कैसा बनाएगा भाई, स्फेरिकल। कैसा फील्ड होगा, स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज मान लेते हैं हम हमारे पास क्या है क्यू, और क्यू है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड, और इसके ऊपर हम छोटा सा एरिया ले लेते हैं जिसका हम क्या निकालना चाहें, फ्लक्स। ये एरिया कितना है ds, और इसकी डायरेक्शन भी नॉर्मल टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर के क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन है। और इस स्फीयर की रेडियस कितनी ले लेते हैं हम, r। क्लियर है यहाँ तक? तो मान लेते हैं एक चार्ज है क्यू है, और वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे रहा है भाई, एक कैसी सरफेस है उसके चारों ओर, स्फेरिकल सरफेस है। तो सपोज ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू is enclosed in a spherical surface of radius r। इसके अंदर हमने इसको बांध दिया, तो गॉस की थ्योरम है उसको अप्लाई कर देते हैं, या कह लो कूलॉम्स लॉ को हम क्या कर दें, अप्लाई कर दें। गॉस थ्योरम तो हम प्रूव करना चाहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम ने E की वैल्यू दी थी भाई, और E की वैल्यू कितनी होगी, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। क्लियर है? और अगर डायरेक्शन लगा रहे हो तो R का क्या लगा दो, यूनिट वेक्टर लगा दो भाई। ये तो कूलॉम ने हमें बता दिया। अगर किसी को याद नहीं आ रहा हो तो भाई वो पिछला जो वीडियो है हमारी, जो स्टार्टिंग की दूसरी या तीसरी वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। एरिया कितना है, ds है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला E और ds की डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं फ्लक्स के बराबर। ठीक है, और ये फ्लक्स कितना बताया उसने, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। यानी कि हम यहाँ फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, फ्लक्स होगा Q डिवाइड बाई ε0। क्लियर है? तो ये चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करना चाहेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हटा दिया तो क्या आया, E ds cos थीटा। अब यहाँ से देखा कि ds और E दोनों सेम डायरेक्शन है, ये E और ds सेम डायरेक्शन है, तो एंगल कितना होगा, 0। E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी कि हमारे पास जो फ्लक्स बच गया, वो फ्लक्स कितना बच गया, E और ds का इंटीग्रेशन क्लोज पाथ में। E को हमने बाहर निकाल लिया, ds का क्या ले लो, इंटीग्रेशन ले लो, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी कौन सी है, ds। E को अगर बाहर निकाल लिया तो E की वैल्यू पुट कर दो। E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। ds का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन ds का कितना होगा, 4πr स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है, और स्फीयर है तो स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है भाई, 4πr स्क्वायर। K की वैल्यू R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, K की वैल्यू पुट कर दी हमने 1/4πε0
मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई 4 पाई। यहाँ देखो 4 पाई यहाँ है, 4 पाई वहाँ है, कट गए। क्या बच गया हमारे पास? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट इज गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। अब गॉस की थ्योरम के बारे में तो हमने पढ़ लिया, थोड़ी सी बात और पढ़ते हैं भाई। अगर चार्ज की वैल्यू 0 हो जाए तो फ्लक्स कितना होगा? 0। इफ क्यू इज इक्वल टू 0 फ्लक्स विल बी 0। यानी कि अगर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है किसी सरफेस में, यानी कि सरफेस के पास चार्ज कितना है? 0, तो उसका फ्लक्स भी कितना होगा? 0। क्लियर है ये बात? अब गॉस लॉ जो एप्लीकेबल होगी उसके लिए 2 नियम हैं। पहला नियम, क्या लिखेंगे कि भाई गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, 2 टर्म और कंडीशन है भाई गॉस थ्योरम की। 2 टर्म और कंडीशन में पहली टर्म और कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है E परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? E परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दूसरी, E शुड बी सेम एट एवरी पॉइंट। E है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है इसकी। और अगर ये 2 कंडीशन को कोई भी सरफेस फुलफिल करती है, द सरफेस कंप्लीटिंग दीज कंडीशन इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। द सरफेस completing these conditions called Gaussian सरफेस। उस सरफेस को हम क्या नाम देंगे? गॉसियन सरफेस नाम देंगे। अगर एक कंडीशन और रहेगी कि अगर बीच में वैक्यूम नहीं है, किसी मीडियम के अंदर हम फ्लक्स पढ़ रहे हैं, तो फॉर एनी मीडियम, यहाँ से देखते हैं, फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी क्यू बाई एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई अगर वैक्यूम नहीं कोई मीडियम है तो नीचे का नोट हट जाता है भाई, और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के एप्सिलॉन नॉट। किसी भी मीडियम के लिए है ये कंडीशन और कभी यूज नहीं होगी। ये कहाँ से आई के एप्स नॉट? इसके लिए हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या था? के एप्स डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। पढ़ के आए थे ये हम पहली यूनिट के पहले पार्ट के अंदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम पढ़ते रहेंगे, जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।